जी गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग सर। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। जी देखिए, पिछली क्लास में हम सीआरपीसी को सेक्शन 42 तक देख चुके हैं और आज की क्लास में अगली धाराएं हम पढ़ते हैं। हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं कल्पना सीआरपीसी का? सर चैप्टर 5। चैप्टर 5 किस विषय में बात करता है जेबनिशा शेफी? चैप्टर 5 किस विषय में बात करता है जेबनिशा? जी सर व्यक्तियों की गिरफ्तारी। बहुत बढ़िया। ये व्यक्तियों की गिरफ्तारी से संबंधित अध्याय है सीआरपीसी का, और जो कि बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। तो अब देखते हैं इसका अगला जो सेक्शन है 43, ये बात करता है अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट। देखिए, सामान्यतः हम ये समझते हैं कि जो गिरफ्तारी है वो पुलिस करती है, लेकिन सेक्शन 43 सीआरपीसी हमें ये बताता है कि कोई प्राइवेट व्यक्ति कौन होता है? जो हमारे जैसा, आप जैसा सामान्य व्यक्ति है, प्राइवेट व्यक्ति है, जो ना पुलिस है ना मजिस्ट्रेट है। तो प्राइवेट व्यक्ति को भी गिरफ्तारी का राइट सेक्शन 43 ऑफ सीआरपीसी देता है। क्या कहता है 43? ये कह रहा है एनी प्राइवेट पर्सन मे अरेस्ट or cause to be arrested any person who in his presence commits a non-bailable and cognizable offence or any proclaimed offender, and without unnecessary delay shall make over or cause to be made over any person so arrested to a police officer, or in the absence of a police officer take such person or cause him to be taken in custody to the nearest police station। ये कह रहा है 43 का पहला हिस्सा कह रहा है कि कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसकी उपस्थिति में अजमानतीय और संज्ञेय अपराध करता है, ये शर्त है इसकी कि प्राइवेट व्यक्ति तभी गिरफ्तार करेगा जब उसकी उपस्थिति में कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करे जो कि नॉन बेलेबल हो, अजमानतीय हो, और कैसा हो, कॉग्निजेबल हो, संज्ञेय अपराध हो, या किसी उद्घोषित अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करवा सकता है। उद्घोषित अपराधी कौन होता है? जिसके विषय में ये प्रोक्लेमेशन हो चुकी है कि ये जो है व्यक्ति अपराधी है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए उद्घोषणा जारी की जा चुकी हो। तो वैसे व्यक्ति को भी प्राइवेट व्यक्ति स्वयं गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करवा सकता है, और ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अनावश्यक विलंब के बिना पुलिस अधिकारी के हवाले कर देगा या हवाले करवा देगा, या पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में ऐसे व्यक्ति को अभिरक्षा में निकटतम पुलिस थाने ले जाएगा या भिजवाएगा। देखिए, अरेस्ट करके प्राइवेट व्यक्ति अपनी कस्टडी में नहीं रखेगा ऐसे व्यक्ति को। वो कह रहा है अनावश्यक विलंब के बिना, कोई अनावश्यक विलंब नहीं करेगा और तत्काल उसको या तो किसी पुलिस अधिकारी के सुपुर्द कर देगा, या पुलिस अधिकारी अगर अवेलेबल नहीं है तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को सुपुर्द कर देगा। ठीक है, 43 का पहला पार्ट समझ आ गया एनु? यस सर। और 43 का सेकंड पार्ट कह रहा है इफ़ देयर इज़ रीज़न टू बिलीव दैट सच पर्सन कम्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 41 आ पुलिस ऑफिसर शैल री अरेस्ट हिम। तो सेकंड पार्ट कह रहा है कि यदि यह विश्वास करने का कारण हो पुलिस अधिकारी के पास कि धारा 41 के उपबंधों के अंतर्गत वो व्यक्ति आता है। 41 हम पढ़ के आए हैं। 41 में क्या पढ़ा था हमने कल्पना? सेक्शन 41 सीआरपीसी किस बारे में बात करता है? सर धारा 41 में बताया गया पुलिस वारंट के बिना व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। जिसने सर संज्ञेय अपराध किया हो, हाँ, या सर जिसके
पुलिस को यह विश्वास हो कि उसने संज्ञेय अपराध किया है और बिल- सर उसके विरुद्ध परिवार किया कुछ सर ऐसे ही है। हाँ हाँ, नहीं बढ़िया बता रहे हो आप, बहुत अच्छा बता रहे हो, गुड गोइंग। तो सेकंड पार्ट कह रहा है कि यदि यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसा व्यक्ति धारा 41 के उपबंधों के अंतर्गत आता है तो पुलिस अधिकारी उसे फिर से गिरफ्तार करेगा, री अरेस्ट करेगा। मतलब प्राइवेट व्यक्ति ने उसे सुपुर्द कर दिया तो अब उसको पुलिस अधिकारी अपने अकॉर्डिंगली सेक्शन 41 में जो प्रावधान दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंगली वो उसको अरेस्ट करेगा। ठीक है। और नंबर 3 कह रहा है भाई 41 का, इफ़ देयर इज़ रीज़न टू बिलीव दैट ही हैज़ कमिटेड अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड ही रिफ्यूजेज ऑन द डिमांड ऑफ ए पुलिस ऑफिसर टू गिव हिज नेम एंड रेजिडेंस or gives a name or residence which such officer has reason to believe to be false, he shall be dealt with under the provisions of section 42. But if there is no sufficient reason to believe that he has committed any offence, he shall be at once released. और 43 का 3 कह रहा है कि यदि यह विश्वास करने का कारण है कि उसने असंज्ञेय अपराध किया है और वह पुलिस अधिकारी की मांग पर अपना नाम और निवास बताने से इनकार करता है या ऐसा नाम या निवास बताता है जिसके बारे में ऐसे अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है, तो उसके विषय में धारा 42 के उपबंधों के अधीन कार्रवाई की जाएगी। किंतु यदि वह यह विश्वास करने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है कि उसने कोई अपराध किया है तो वह तुरंत छोड़ दिया जाएगा। देखिए सेक्शन 42 हम पीछे पढ़ के आए हैं, तो सेक्शन 42 में क्या बताया था सदफ, सेक्शन 42 CRPC क्या कहता है सदफ? जी सर, अगर वो अपना नाम या अपने घर का वो जो एड्रेस है वो बताने से इनकार करता है और पुलिस को लगता है कि वे झूठ बोल रहा है तो उससे गिरफ्तार कर सकती है। हाँ, तो सेक्शन 42 हमें ये बताता है कि असंज्ञेय मामलों में भी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है बिना वारंट के, सेक्शन 42 ये बताता है। ठीक है। तो सामान्यतः हम ये मान के चलते हैं कि संज्ञेय मामले में ही बिना वारंट की गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन सेक्शन 42 पुलिस को ये भी राइट देता है कि भले ही मामला असंज्ञेय हो और वैसी स्थिति में वो नाम व पता बताने से इनकार करता हो या मिथ्या नाम व पता बता रहा हो, तो वैसी परिस्थिति में जो असंज्ञेय अपराध करने वाला व्यक्ति है उसको भी पुलिस जो है बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बिना वारंट के गिरफ्तारी जो है असंज्ञेय मामलों में क्या पुलिस कर सकती है, तो आपको यस जवाब देना है और सेक्शन 42 का प्रावधान बताना है। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट सेक्शन है 44 अरेस्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। देखिए ये जो धाराएं हम पढ़ रहे हैं 41 से लेकर अब तक जितनी धाराएं पढ़ी हैं इनसे प्रीलिम्स में सवाल पूछे गए हैं। ठीक है। तो आपको इन धाराओं को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। और सेक्शन 44 कह रहा है अरेस्ट बाय मैजिस्ट्रेट। ये कह रहा है व्हेन एनी ऑफेंस इज कमिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ अ मजिस्ट्रेट वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल। देखिए 44 दोनों ही मजिस्ट्रेट को ये अनुमति करता है कि मजिस्ट्रेट भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है? ये कह रहा है व्हेन एनी ऑफेंस इज कमिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ अ मजिस्ट्रेट whether executive or judicial within his local jurisdiction, he may himself arrest or order any person to arrest the offender and may thereupon subject to the provisions herein contained as to bail commit the offender to custody। तो 44 ये कह रहा है कि जब कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर कोई अपराध किया जाता है तो ये शर्त है कि जो मजिस्ट्रेट है वो तभी गिरफ्तार करेगा जब उसकी स्थानीय अधिकारिता में उसके समक्ष कोई अपराध किया जा रहा हो, तब वह अपराधी को स्वयं गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है, और तब जमानत के बारे में इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए अपराधी को अभिरक्षा के लिए सुपुर्द कर सकता है। तो इसमें क्या बात समझ में आई 44 में कि जो मजिस्ट्रेट है वो कोई भी किस्म का हो सकता है, आइदर ही वुड बी या जुडिशियल मजिस्ट्रेट
और ही वुड बी अ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। और शर्त क्या है कि उसकी जो स्थानीय अधिकारिता है, उस स्थानीय अधिकारिता के भीतर यदि कोई अपराध उसके समक्ष किया जा रहा है तब वो 44 में मजिस्ट्रेट गिरफ्तार कर सकता है या किसी अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार करने का आदेश दे सकता है। ठीक है। और गिरफ्तार करने के बाद फिर फर्दर जो भी उसके बेल संबंधी या जो भी मामले हों, जैसा भी अपराध हो, उस अपराध के अनुसार उसकी सुपुर्दगी आगे की जा सकती है। सुपुर्द किसे करेगा मजिस्ट्रेट? मजिस्ट्रेट भी सुपुर्द किसे करेगा? पुलिस को ही करेगा। पुलिस को ही करेगा नेचुरली, अधिकारी है। हाँ। अब एक बात निकल के आती है, 44 में ये बताया है कि भाई न्यायिक मजिस्ट्रेट है या कार्यपालक मजिस्ट्रेट है और उसकी उपस्थिति में उसकी स्थानीय अधिकारिता में अपराध होना चाहिए, तब मजिस्ट्रेट गिरफ्तारी करेगा। यदि उसकी स्थानीय अधिकारिता ना हो तब क्या कंडीशन रहेगी एनू? अगर वो उसके जुरिडिक्शन में नहीं है तो वो किसी और व्यक्ति को जो उस क्षेत्र में आता हो उसको इन्फॉर्म करके उससे अरेस्ट करवा सकता है। जी कल्पना, आपकी क्या राय है इस बारे में? सेक्शन 44 में से उसकी स्थानीय अधिकारिता को हटा दीजिए अब, तब क्या व्यक्ति, तब क्या मजिस्ट्रेट तब भी गिरफ्तार कर लेगा? ये आपको अगर समस्या दे के पूछ लिया एग्ज़ाम में, कोई प्रॉब्लम बेस्ड सवाल बना दिया और 44 में एक शर्त हटा दी, स्थानीय अधिकारिता वाली शर्त हटा दी, तब क्या स्थिति होगी? जयबिनिशा शैफी। अमित आप बताएं। सर ऐसा भी तो हो सकता है वो उसे सर गिरफ्तार करके जिसकी स्थानीय क्षेत्राधिकारिता के अंदर उसने अपराध किया उसे सुपुर्द कर सके। बहुत बढ़िया। अमित भाटी आप क्या कहना चाह रहे हैं? यही है सर कि अगर उसके में लोकल जिस जगह के जहाँ पर जो जुडिक्शन है, चाहे वो थाने का क्षेत्राधिकार हो चाहे किसी अन्य मजिस्ट्रेट का क्षेत्राधिकार हो, वो किसी से भी उसको अरेस्ट करके उसको सौंप सकता है। हाँ, आप लोग नज़दीक है जवाब के, लेकिन आपका जो जवाब है वो थोड़ा सा टेक्निकल होना चाहिए। आप विधि के छात्र हैं तो आपको ये बताना चाहिए कि महोदय, जब मजिस्ट्रेट अपनी क्षेत्राधिकार से बाहर होता है तो वो एक प्राइवेट व्यक्ति की तरह कार्य करेगा और धारा 43 के तहत वो अरेस्ट कर सकता है। क्योंकि धारा 43 में हम प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा गिरफ्तारी पढ़ के आ रहे हैं। जी सर। भाई जहाँ आपका क्षेत्राधिकार नहीं है वहाँ तो आप भी एक प्राइवेट व्यक्ति हो गए ना। भाई आप मजिस्ट्रेट हैं, अपने क्षेत्राधिकार में है ना। हाँ जी। तो वहाँ फिर वो 43 के अकॉर्डिंगली अरेस्ट कर सकता है और पुलिस के सुपुर्द कर देगा। आप कोई ऐसी समस्या आ जाए तो आप 43 का हवाला देते हुए जवाब लिखिए। आप बात सही बता रहे हैं लगभग, लेकिन उसमें थोड़ा सा कानूनी अंदाज भी आपका होना चाहिए ना। इज़ दैट क्लियर? ओके सर। और इसका 44 का 2 कह रहा है, कोई कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी समय अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है या अपनी उपस्थिति में उसकी गिरफ्तारी का निर्देश दे सकता है जिसकी गिरफ्तारी के लिए वह उस समय और उन परिस्थितियों में वारंट जारी करने के लिए सक्षम है। और सेकंड पार्ट कह रहा है 44 का इंग्लिश वर्जन, एनी मजिस्ट्रेट वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल may at any time arrest or direct the arrest in his presence within his local jurisdiction of any person for whose arrest he is competent at the time and in the circumstances to issue a warrant। ठीक है, तो जिसके लिए, जिसकी गिरफ्तारी के लिए वो वारंट जारी करने की क्षमता रखता हो तो वैसे व्यक्ति को 44 के सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंगली गिरफ्तार करा सकता है, गिरफ्तार करने का निर्देश दे सकता है। इज दैट क्लियर? 45 कह रहा है प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस फ्रॉम अरेस्ट। 45 बात करता है सशस्त्र बलों के सदस्य। 44 में अगर वो कहीं किसी बाहर अन्य जुडिक्शन में भी है तो वहाँ के लिए आदेशित कर सकता है और वहाँ के द्वारा वो वैसे ही
उसका एग्जीक्यूट कराया जाएगा, जैसे वो स्वयं उसके द्वारा किया जा रहा हो, किसी अन्य मजिस्ट्रेट के द्वारा भी। क्या, दोबारा बताओ आप क्या कहना चाह रहे हैं, समझ नहीं पाया मैं आपकी बात। जहाँ मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी है और मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी ये है कि अगर कोई सपोज करिएगा गौतम बुद्ध नगर कोर्ट का मजिस्ट्रेट है और गाजियाबाद में किसी व्यक्ति के लिए गिरफ्तार कराना चाहता है, उसके लिए वारंट जारी कर दिया है, तो वहाँ भी गाजियाबाद के जो मजिस्ट्रेट है उस वारंट को वैसे ही एग्जीक्यूट कराएगा जैसे वो स्वयं अपने लिए हाँ, वो तो है ही। खैर वो तो भाई उसको भेज दिया जाएगा वारंट के एग्जीक्यूशन के लिए, है ना, और वारंट का एग्जीक्यूशन होगा बिल्कुल जी। 45 कह रहा प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द अरेस्ट ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस फ्रॉम अरेस्ट। तो जो हमारी सशस्त्र बल हैं उनके सदस्यों की गिरफ्तारी से संरक्षण देता है 45। ये कह रहा है नॉट विद स्टैंडिंग एनी कंटेंट इन सेक्शन 41 to 44 बोथ इंक्लूसिव, नो मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन shall be arrested for anything done or purported to be done by him in the discharge of his official duties except after obtaining the consent of the central government। ये कह रहा है कि 45 का एक कह रहा है कि धारा 41 से धारा 44 तक की धाराओं में दोनों सहित, उसमें धारा 41 और 44 भी इंक्लूड है, ठीक है, किसी बात के होते हुए भी संघ के सशस्त्र बलों का कोई भी सदस्य अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करने में अपने द्वारा की गई या की जाने के लिए तात्पर्य किसी बात के लिए तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक केंद्रीय सरकार की सहमति नहीं ले ली जाती। तो एक चीज़ इसमें नोट करने वाली बात यह है कि सशस्त्र बलों के सदस्यों को फुल इम्यूनिटी नहीं है कि खुली छूट है, उनको केवल और केवल उन कृत्यों के लिए छूट है जो उन्होंने अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए किया हो। मान लीजिए पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए उनसे कोई ऐसा कार्य हो गया तो उसके लिए अरेस्ट से छूट है। यहाँ ये छूट उस व्यक्ति को उस लिए नहीं दी है कि मान लीजिए कोई सशस्त्र बल का सदस्य छुट्टी आया हुआ है अपने गांव में, शहर में, जहाँ भी उसका निवास स्थान है, और वहाँ वो कोई कृत्य कर देता है तो 45 का जो ये संरक्षण है उसको अपने प्राइवेट कृत्य के लिए नहीं मिलेगा, उसको केवल उन कृत्यों के लिए ये संरक्षण प्राप्त है जो उसने अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन करने में कोई कृत्य किया हो और वहाँ उससे कुछ गड़बड़ हो गई हो, तब केंद्र सरकार की सहमति ली जाएगी और केंद्र सरकार जब सहमति अपनी देगी तो आवश्यक होने पर तब गिरफ्तार किया जाएगा उसको, ठीक है। और यदि केंद्रीय सरकार को ऐसा लगता है कि ये जो पदीय कर्तव्यों के तहत किया गया कृत्य है ये संरक्षित है, ठीक है, तब वो सहमति देने से अपनी इनकार भी कर सकता है केंद्र सरकार। समझ रहे हो ना भाई। मान लीजिए किसी सशस्त्र बल के किसी व्यक्ति ने अपने सुपीरियर अधिकारी के आदेश के अनुपालन में किसी व्यक्ति पर गोली चलाई और वो मर गया, तो वैसी अवस्था में वो कहाँ जाएगा मामला? वो चला जाएगा किसमें? आईपीसी का जो चैप्टर 4 है, क्या कहता है चैप्टर 4 सदप आईपीसी का? सर जनरल एक्सेप्शन सेशन, जनरल एक्सेप्शन में चला जाएगा। तो वैसी स्थिति में केंद्र सरकार की अनुमति के बिना अरेस्टिंग नहीं होगी, अरेस्टिंग के लिए उसको केंद्र सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। और सेकंड पार्ट ऑफ द 45 कह रहा है द स्टेट गवर्नमेंट में by notification direct that the provisions of subsection 1 shall apply to such class or category of the members of the force charged with the maintenance of public order or as may be specified therein wherever they may be serving, and thereupon the provisions of that subsection shall apply as if for the expression central government occurring therein the expression state government वर सब्स्टिट्यूटेड। और सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ये निर्देश दे सकती है कि उसमें यथा विनिर्दिष्ट बल के ऐसे वर्ग या प्रवर्ग के सदस्यों को जिन्हें लोक व्यवस्था बनाए रखने का कार्यभार सौंपा गया है, जहां कहीं वे सेवा कर रहे हों, उपधारा 1 के उपबंध लागू होंगे और जब तक
उस उपधारा के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो उसमें आने वाले केंद्रीय सरकार पद के स्थान पर राज्य सरकार पद रख दिया गया हो। तो 45 का सेकंड क्या कह रहा है, कुछ समझ आया भाई तनुज भाटी जी? जी सर समझ आ रहा है, लेकिन सर इसमें पुलिस भी आएगी या बस आर्मी वगैरह ही रहेंगे? एक्चुअली यहाँ राज्य के लिए ये कहा है कि कोई ऐसा वर्ग या प्रवर्ग के सदस्यों को ये अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जाएगा कि भाई ये लोग जो है लोक व्यवस्था बनाने के लिए कार्यभार इन्हें सौंपा गया है। ठीक है, तो इसमें आपके जो स्टेट के आर्म्ड फोर्सेस हैं, ठीक है, उसमें पुलिस भी हो सकता है, पीएससी भी हो सकता है, आरएफ भी हो सकता है ना। तो वहाँ ऐसी परिस्थितियों में यदि वो अपने लोक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए उनसे कोई कृत्य हो जाता है तब 45 के 2 में ऐसा समझा जाएगा मानो के 45 के 1 में जो केंद्र सरकार की सहमति है वो 2 के अनुसार फिर राज्य सरकार की सम्मति से गिरफ्तारी की जाएगी वैसे व्यक्ति। ठीक है, तो यहाँ बल का जो वर्ग या संवर्ग है वो अधिसूचना में जिसके बारे में भी अधिसूचित किया गया हो। ठीक है भाई, सशस्त्र आप कहीं कुछ डिस्टर्ब एरिया में आप देखते होंगे कि आरएएफ तैनात की गई है ना, या कोई पीएससी तैनात की गई है, तो वैसी परिस्थिति में यदि राज्य के द्वारा कोई नोटिफाई किया गया है कि इन व्यक्तियों को संरक्षण प्राप्त होगा, ये तब की परिस्थिति है। इज दैट क्लियर? यस सर। लेकिन सर 41 का जो 6 है हाँ, वो कह रहा है कि भाई उनको गिरफ्तार कर सकता है अगर वो किसी सशस्त्र बल में एक्स कमांडर है या कोई भगोड़ा है, और यहाँ पे अगर वो सामान्य है तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो उसके जो सशस्त्र बल में है उसके कर्तव्य निर्वहन में अगर उसने कोई एलिगेशन ऐसा है। जी जी जी, देखिए भगोड़ा क्या कह रहा है फिर? देखिए जो भगोड़ा है वो तो उसके लिए बात कर रहा है जो सेना से डिजर्ट करके आ गया, डिजर्टर है वहाँ का। यहाँ तो वो सेना में काम कर रहा है, सेना से भगोड़ा थोड़ी है। वहाँ तो ये बताया है कि कोई व्यक्ति जो हमारी केंद्र सरकार की जो 3 सेनाएं हैं उनमें से बहुत से लोग जो है क्या करते हैं, वहाँ से भाग आते हैं, वहाँ की जीवन शैली उनको नहीं रास आती, तो कई बार वो वहाँ से भगोड़े हो जाते हैं। देखिए आप ऑफिशियली रिज़ाइन करके आए वो एक अलग मैटर है, आपका रेजिग्नेशन सरकार मंजूर करे तो आप आते हैं वैध रूप से, और कई लोग जो है वहाँ से जो है बिना सूचना दिए डेजर्ट कर जाते हैं, अपनी यूनिट से भाग जाते हैं। कई बार तो कुछ लोग ऐसे भी मामले आए कि कोई हथियार लेके भी वहाँ से निकल गए। भाई मान लीजिए ड्यूटी के लिए उन्हें कोई हथियार दिया गया और वो अपने हथियार समेत निकल आए, बहुत से ऐसे मसले हैं। तो उस डिजर्टर को गिरफ्तारी का वो मामला वहाँ बताया गया है। वो वहाँ सरकार की सेवा नहीं कर रहा है, वो तो सरकार से भाग रहा है एक्चुअली, समझ रहे हो ना? जी अमित, क्लियर है ना वो चीज़? और ये चीज़ तो बोलो बिल्कुल, एक साउथ पोल है एक नॉर्थ पोल है। यहाँ तो ये बताया जा रहा है कि जो सशस्त्र बल का सदस्य है वो कमिटेड है बिल्कुल अपने बल के प्रति, अपने अनुशासित बल में वो है, उसके अनुशासन के अनुसार ही वो कार्य कर रहा है। उस कार्य के दौरान कोई उससे कृत्य ऐसा हो जाता है तब है 45। और जो वहाँ से रिश्ता नाता तोड़ के ही भाग आया तो उसका क्या इलाज है? वो तो अरेस्ट किया ही जाएगा, फिर उसके लिए कोई अनुमति की ज़रूरत नहीं है। उसे तो खुद केंद्र सरकार ढूंढ रही है कि भाई हमारी AK-47 लेके भागा हुआ है। ठीक है भाई जी। 46 बात कर रहा है अरेस्ट हाउ मेड, गिरफ्तारी की प्रक्रिया बता रहा है 46 कि गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। ठीक है, तो 46 का फर्स्ट कह रहा है कि इन मेकिंग एन अरेस्ट द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग द सेम shall actually touch or confine the body of the person to be arrested unless there be a submission to the custody by word or action। 46 ये कह रहा है कि गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तारी कर रहा है, देखिए
पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति में कौन कौन आएंगे? अन्य व्यक्ति में प्राइवेट व्यक्ति आएगा, मजिस्ट्रेट आएगा, ठीक है ना। और पुलिस अधिकारी के लिए तो बता ही दिया इन्होंने। तो ये कह रहा है जो गिरफ्तारी कर रहा है, गिरफ्तारी किए जाने वाले व्यक्ति को के शरीर को वस्तुतः छुएगा और या परिरुद्ध करेगा, ठीक है, जब तक कि उसने वचन या कर्म द्वारा अपने को अभिरक्षा में समर्पित न कर दिया हो। कई मामलों में आपने देखा भी होगा कि पुलिस अरेस्ट कर रही है किसी व्यक्ति को, तो वो खुद अपने आप को कहता है कि भाई मुझे कोई पकड़ने की या जकड़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं अब मैं खुद को समर्पित कर रहा हूँ, आपके साथ हूँ, चलिए कहाँ चलना है, ठीक है। तो 46 का फर्स्ट कह रहा है कि या तो उसको आप बॉडीली टच करेंगे या उसको परिरुद्ध करेंगे। परिरुद्ध का मतलब क्या है? जैसे कि उसको जकड़ना, पकड़ना, ठीक है, उसको, तो ये डिपेंड करता है सामने वाले के एक्टिविटी पे, उसकी एक्टिविटी क्या है। अब कोई ज़्यादा भन बना रहा है, तो फुड़ा रहा है, तो उसको तो पकड़ दकड़ के डालना पड़ता है ना जीप में। और कई लोग ये कहते हैं कि चलिए ऑफिसर आई एम विद यू, और मैं सहयोग कर रहा हूँ, चलिए कहाँ चलना है। तो अरेस्टिंग की ये व्यवस्था फर्स्ट में बताई गई है। और इसमें प्रोवाइडेड, इसका जो प्रोविज़ो है, ये प्रोविज़ो जो है फर्स्ट प्रोविज़ो इसका है, ये इंसर्टेड किया गया है कब? इंसर्टेड बाय द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2008 के सेक्शन 7 से, ठीक है। और इसमें ये बताया गया है कि प्रोवाइडेड दैट वेयर अ वुमन इज़ टू बी अरेस्टेड अनलेस द circumstances indicate to the contrary, her submission to custody on an oral intimation of arrest shall be presumed, and unless the circumstances otherwise require, or unless the police officer is a female, the police officer shall not touch the person of the woman for making her arrest। तो इसमें जो ये प्रोविज़ो दिया है ये बता रहा है कि परंतु यह कि जहाँ किसी स्त्री को गिरफ्तार किया जाता है, जब तक परिस्थितियाँ प्रतिकूल संकेत न दे, तब गिरफ्तारी की मौखिक सूचना पर अभिरक्षा में उसके समर्पण की उपधारणा की जाएगी, ठीक है। और जब तक कि परिस्थितियाँ अन्यथा अपेक्षा ना करें अथवा जब तक पुलिस अधिकारी महिला ना हो, पुलिस अधिकारी स्त्री की गिरफ्तारी करने के लिए उसके शरीर का स्पर्श नहीं करेगा। ये बता रहा है 46 का प्रोविज़ो, 46 के क्लॉज 1 का प्रोविज़ो कि स्त्री की गिरफ्तारी के लिए यथासंभव जो है वो अगर उसको टच करना पड़े तो कोई महिला अधिकारी उसको गिरफ्तारी के लिए उपस्थित होनी चाहिए। और अगर वो अपने आप को समर्पित कर रही है तो वैसी स्थिति में मेल पुलिस अधिकारी भी गिरफ्तार कर सकता है, ठीक है ना भाई। ये कहा जा रहा है कि उसकी मौखिक सूचना पर अभिरक्षा में उसके समर्पण की उपधारणा की जाएगी। अगर वो कह रही है कि आई एम विद यू, चलिए, तो उसको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन अगर उसको टचिंग करना है, ज़बरन उसको अरेस्ट करना है, उसकी बॉडी को टच करना है, जैसे 46 में बताया है पहले क्लॉज में कि भाई आप उसके गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के शरीर को वस्तुतः छुएंगे, तो वैसी स्थिति में महिला पुलिस अधिकारी के होने की वहाँ ये आवश्यकता बताता है प्रोविज़ो 46 के क्लॉज 1 का। इज दैट क्लियर एनू? जी सर। जी। 46 का सेकंड पार्ट कह रहा है कि इफ सच पर्सन फोर्सिबली रेजिस्ट द endeavor to arrest him or attempts to evade the arrest, such police officer or other person may use all means necessary to effect the arrest। तो 46 का 2 कह रहा है कि यदि ऐसा व्यक्ति अपने गिरफ्तार किए जाने के प्रयास का बलात् प्रतिरोध करता है। बलात् प्रतिरोध का मतलब क्या है कि वो धींगा मस्ती कर रहा है, अरेस्ट नहीं अपने आप को होने दे रहा है, बल प्रयोग कर रहा है, भागने का कोशिश कर रहा है, बचने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति गिरफ्तारी करने के लिए आवश्यक सब साधनों को उपयोग में ला सकता है। सब साधन कौन से? कुछ बल प्रयोग करेगा उसको अरेस्ट करने के लिए, उसको रस्सी से भी बांध सकता है, हथकड़ी से भी बांध सकता है, जैसे भी वो कब्जे में आए। तो यहाँ ये बताया है कि गिरफ्तारी करने के लिए आवश्यक सब साधनों का उपयोग में ला सकता है। और थर्ड जो है, थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कह रहा है नथिंग इन दिस सेक्शन गिव्स ए राइट टू कॉज द डेथ
of a person who is not accused of an offense punishable with death or with imprisonment for life। और ये कह रहा कि इस धारा की कोई बात ऐसे व्यक्ति को जिस पर मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का अभियोग नहीं है, मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं देती है। तो 46 का 2 जो है वो नेगेटिव बात बता रहा है। वो कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसे अभियोग के लिए चार्ज्ड है जिसमें सज़ा जो है कैसी है, आजीवन कारावास है या कैपिटल पनिशमेंट है, तो वैसे व्यक्ति की मृत्यु तक भी कारित की जा सकती है। ये 46 का 3 बता रहा है। और एनकाउंटर यही है, बस ये एनकाउंटर है, इसको समझ लीजिए। एनकाउंटर में ये 46(3) की जो बात बताई गई है ये पुलिस अपने डिफेंस में यूज करती है, और साथ में एक जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो अधिकार है उसको इंक्लूड करती है साथ में, कि भाई इसने हमारे ऊपर हमला किया, हमारी जान लेने की इसने कोशिश की, तो हमने अपनी जान बचाने के एवज़ में हमने इस पर जवाबी हमला किया, जिस जवाबी हमले में ये नमस्ते हो गई इसकी। ठीक है जी। 46 का 3 समझ आ गया भाई? हाँ जी बोलो बाबू, समझ आ रहा है? जी सर जीपीडी रिटायर होने वाला उस कांस्टेबल के पैर में गोली मार दो सेल्फ डिफेंस में। यही होता है। ये तो आप वहाँ चले गए जोली एलएलबी में। नॉर्मली भी ऐसे ही करते हैं, जो लगता है ना कि अभी 2-4 महीने रिटायरमेंट में बचे हैं और जो थोड़ा एजेड हो जाते हैं उसी कांस्टेबल के पैर में गोली मार देते हैं एनकाउंटर में। हाँ वो थोड़ा सा उसको एनकाउंटर को ओरिजिनल दर्शाने के लिए अब अपनी तरफ भी तो कुछ छर्रे वर्रे लगाएंगे ना वो, है ना। और द 4th वन 46 का 4th कह रहा है कि सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस नो वुमन शैल बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज एंड वेयर सच एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट द वुमेन पुलिस ऑफिसर shall by making a written report obtain the prior permission of the judicial magistrate of the first class within whose local jurisdiction the offence is committed or the arrest is to be made। तो जो इसका चौथा पार्ट है ये इसमें 2005 से इंट्रोड्यूस किया गया है, और ये इंसर्टेड बाय द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2005 एंड विद इफ़ेक्ट फ्रॉम 23/6/2006 23/6/2006 से ये क्या हुआ, प्रभावी हुआ है। और ये 2005 के संशोधन अधिनियम के द्वारा इसमें चौथा पार्ट एंटर किया है, और चौथे पार्ट ने ये बताया है कि असाधारण परिस्थितियों के सिवाय कोई स्त्री सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं की जाएगी। इसका मतलब ये है कि स्त्री को रात्रि में गिरफ्तार करने को धारा 46 का क्लोज 4 मना करता है। और जहाँ ऐसी असाधारण परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, तो ये कह रहा है कि एक्सेप्शन तो हमारे हर जगह है ना, तो असाधारण परिस्थिति यदि कोई है तब ही महिला को रात में गिरफ्तार किया जाएगा, अन्यथा सामान्य परिस्थितियों में महिला को रात में गिरफ्तार नहीं करने को कहती है धारा 4 उपधारा 446 की। और ये आगे कहती है कि और जहाँ ऐसी असाधारण परिस्थितियाँ विद्यमान हैं वहाँ स्त्री पुलिस अधिकारी लिखित रिपोर्ट करके ऐसे प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करेगी जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर अपराध किया गया है या गिरफ्तारी की जानी है। तो ये कह रहा कि अगर कोई ऐसी असाधारण परिस्थिति है कि भाई रात में ही उस महिला को गिरफ्तार किया जाना नितांत आवश्यक है, तो वैसी परिस्थितियों में क्या करेगी, कोई लेडी पुलिस ऑफिसर जो है उस क्षेत्र के फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति प्राप्त करेगी कि सर ऐसी ऐसी परिस्थितियां हैं और हमें इस प्रकार की कोई महिला है, बड़ा सातिर मामला है, बड़ा एक असाधारण परिस्थिति है और उसमें हमें उसे रात्रि में ही अरेस्ट करना पड़ेगा। और
ये कौन होगा जुडिशल मजिस्ट्रेट? या तो ये वो जुडिशल मजिस्ट्रेट होगा फर्स्ट क्लास का जिसकी स्थानीय अधिकारिता में वो अपराध कारित किया गया हो, या फिर ये वो जुडिशल मजिस्ट्रेट भी हो सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता में वो गिरफ्तारी की जानी हो। तो 46 का 4 समझ आ गया भाई कपिल देव सिंह? जी सर। 46 का 4 समझ में आ गया क्या कह रहा है? तो ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि महिला को रात में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। रूल है सामान्य परिस्थितियों में तो तब ये कि अगर या तो ये लगे परिस्थितियों में कि वो यहाँ से चली जाएंगी, भाग जाएंगी, जैसे कहीं पे फौरन चली जाएंगी, जैसे तो उनको अगर गिरफ्तार करना जरूरी है। अरे जैसे वो उसकी वो जो अभी गैंगस्टर मारा गया था, क्या नाम है उसका, उसकी वाइफ जो है वो भी, वाइफ है ना अभी। हाँ, तो वो अभी अरेस्ट नहीं हुई ना। तो अगर वो पुलिस को कहीं पता लगे कि भाई वो वहाँ छिपी हुई है, तो अगर पुलिस सूर्य उदय का इंतज़ार करती रही तो सूर्य उदय तक तो वो वहाँ से इवेट कर जाएगी। तो वैसी परिस्थितियाँ हैं कि बहुत गंभीर मामले हैं और वो एक तरह से पुलिस के हाथ नहीं आ रही लंबे समय से और उसकी कोई सूचना मिल रही है, तो वैसी परिस्थितियों में वैसी महिला को रात्रि में भी गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है, वो प्री कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी। कंडीशन क्या है कल्पना चौहान, इसके लिए बताइए एक बार ज़रा। सर उसमें महिला पुलिस अधिकारी महिला और सर प्रथम मजिस्ट्रेट के उसकी सर पूर्व अनुज्ञा हो, पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करेगी, मजिस्ट्रेट साहब को समझाएगी कि सर ऐसा ऐसा मामला है, ये स्त्री भोली भाली नहीं है, इसको रात में भी गिरफ्तार करने की अनुमति हमें दीजिए, है ना। तो वैसी अवस्था में महिला को रात्रि में भी गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ विशेष परिस्थितियां होंगी और विशेष परिस्थितियों के लिए लेडी पुलिस ऑफिसर जो है वो फर्स्ट क्लास के जुडिशल मजिस्ट्रेट से अनुमति लेगी। ध्यान रखिएगा, इसमें जुडिशल मजिस्ट्रेट शब्द लिखा हुआ है। और जुडिशल मजिस्ट्रेट भी कौन सा होगा? या तो जिसके क्षेत्राधिकार में अपराध कारित हुआ हो, या दूसरा जिसके क्षेत्राधिकार से उसको अरेस्ट किया जाना हो। ऑप्शनल है, उससे भी लिया जा सकता है और उससे भी लिया जा सकता है। इज दैट क्लियर? जी सर। जी चलिए, सेक्शन 47 बात कर रहा है सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन साउट टू बी अरेस्टेड। उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है, इस विषय में 47 बात करता है। और 47 क्या कहता है? इफ़ एनी पर्सन acting under a warrant of arrest or any police officer having authority to arrest has reason to believe that the person to be arrested has entered into or is within any place, any person residing in or being in charge of such place shall, on demand of such person acting as aforesaid or such police officer, allow him free ingress thereto and afford all reasonable facilities for a search therein। तो 47 का पहला पार्ट ये कह रहा है, 47 का क्लोज 1 ये कह रहा है कि यदि गिरफ्तारी के वारंट के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को या गिरफ्तारी करने के लिए प्राधिकृत किसी पुलिस अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया जाना है किसी स्थान में प्रविष्ट हुआ है या उसके अंदर है, तो ऐसे स्थान में निवास करने वाला या उस स्थान का भार साधक कोई भी व्यक्ति पूर्वोक्त रूप से कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा या ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा मांग की जाने पर उसमें उसे अबाध प्रवेश करने देगा और उसके अंदर तलाशी लेने के लिए सब उचित सुविधाएं देगा। क्या समझे भाई? कोई व्यक्ति कहीं एंटर हुआ जिसको अरेस्ट कर रहा है, अरेस्ट करने का प्रयास कर रहा है कोई व्यक्ति या कोई पुलिस अधिकारी, और वैसी अवस्था में वो व्यक्ति कहीं एंटर कर जाता है किसी घर में, दुकान में, मकान में, होटल में, ऑफिस में, व्हाट्सएवर कोई भी स्थान हो सकता है, तो वहाँ वो जो व्यक्ति अरेस्ट करने के लिए वारंट के अधीन कार्य कर रहा है
तो वहाँ जो उस मकान का कोई मालिक होगा, उस बिल्डिंग का कोई मालिक होगा, होटल का कोई मालिक होगा, मैनेजर होगा, तो उसके लिए बात बताई गई है। तो वो डिमांड करने पर एक तो उसमें उस व्यक्ति को आबाद प्रवेश देगा, एंट्री करने से नहीं रोकेगा, और उसको वो समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराएगा जो वहाँ की तलाशी लेने के लिए आवश्यक हो। सुविधाओं का मतलब क्या है? मान लीजिए किसी होटल में कोई एंटर कर गया, या पता लगा है कि इस होटल में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको वारंट के तहत गिरफ्तार किया जाना है, तो वैसी अवस्था में होटल का जो मैनेजर है या मालिक है वो पुलिस अधिकारी को वहाँ एंट्री करने से ही नहीं रोकेगा। और साथ ही साथ मान लीजिए कुछ कमरे उसके ऐसे हैं जिन पर ताला लगा हुआ है, तो वो सुविधाएं उपलब्ध कराएगा कि उन क्षेत्रों को भी खोल के तलाशी दे कि भाई ये आप देख लीजिए, जहाँ जहाँ आप देखना चाह रहे हैं वहाँ जाने की सब सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। इज़ दैट क्लियर? समझ आ रहा है भाई? और इसका पार्ट 2 कह रहा है कि इफ़ इनग्रेस टू सच प्लेस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड अंडर सबसेक्शन 1, it shall be lawful in any case for a person acting under a warrant and in any case in which a warrant may issue but cannot be obtained without affording the person to be arrested an opportunity of escape for a police officer to enter such place and search therein, and in order to effect an entrance into such place to break open any outer or inner door or window of any house or place, whether that is the person to be arrested or of any other person, if after notification of his authority and purpose and demand of admittance duly made, he cannot otherwise obtain admittance. तो सेकंड पार्ट कह रहा कि यदि ऐसे स्थान में प्रवेश उपधारा 1 के अधीन नहीं हो सकता, तो किसी भी मामले में उस व्यक्ति के लिए जो वारंट के अधीन कार्य कर रहा है, ठीक है, और किसी ऐसे मामले में जिसमें वारंट निकाला जा सकता है किंतु गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को भाग जाने का अवसर दिए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। मतलब एक परिस्थिति ये भी है कि वारंट है, दूसरी परिस्थिति ये है कि वारंट नहीं है लेकिन उस व्यक्ति के लिए वारंट निकाला जा सकता है, लेकिन उसे निकालने का समय नहीं है। अगर उस वारंट निकालने के चक्कर में पड़े तो वो भाग जाएगा। तो वैसी स्थिति में क्या है कि प्राप्त नहीं किया जा सकता। पुलिस अधिकारी के लिए विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसे स्थान में प्रवेश करे और वहाँ तलाशी ले, और ऐसे स्थान में प्रवेश कर पाने के लिए किसी गृह या स्थान के, चाहे वह उस व्यक्ति का हो जिसे गिरफ्तार किया जाना है या किसी अन्य व्यक्ति का हो, किसी बाहरी या भीतरी द्वार या खिड़की को तोड़कर खोल ले, यदि अपने प्राधिकार और प्रयोजन की सूचना देने के तथा प्रवेश करने की सम्यक रूप से मांग करने के पश्चात वह अन्यथा प्रवेश प्राप्त नहीं कर सकता है। तो आप लोग देखते होंगे अक्सर क्राइम पेट्रोल अगर कोई देखता होगा तो उसमें आप देखते होंगे कि जहाँ ताला लगा हुआ है तो पुलिस एंट्री के लिए क्या करती है कि ताला तोड़ दो। तो वो ताला ही 47 के पार्ट 2 में ही अनुमति दी है कि वो ताला तोड़ के, खिड़की तोड़ के, दरवाज़ा तोड़ के किसी भी प्रकार से वहाँ एंटर कर सकता है। और वो मकान उस व्यक्ति का भी हो सकता है जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी की जानी अपेक्षित है, और किसी अन्य व्यक्ति का भी हो सकता है जिसके मकान में उसका छिपा होना प्रतीत होता है या छिपे होने के विश्वास होने का कारण है पुलिस के पास, ठीक है। लेकिन इसका प्रोविज़ो भी है सबसेक्शन 2 का, ये कह रहा प्रोवाइडेड दैट इफ़ एनी सच प्लेस इज़ एन अपार्टमेंट इन द एक्चुअल ऑक्यूपेंसी ऑफ अ फीमेल not being the person to be arrested, who according to custom does not appear in public, such person or police officer shall, before entering such apartment, give notice to such female that she is at the liberty to withdraw, and shall afford her every reasonable facility for withdrawing, and may then break upon the apartment and enter it। और इसका प्रोविज़ो कह रहा है 47 के सेकंड का कि परंतु यदि ऐसा कोई स्थान, ऐसा कमरा है जो गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति से भिन्न ऐसी स्त्री के वास्तविक अधिभोग में है, जो रूढ़ी के अनुसार लोगों के सामने
नहीं आती है, पर्दा नशी है कोई, ठीक है, पर्दा नशी बोलते हैं ना उसको, जो सामान्य अवस्थाओं में लोगों के सामने नहीं आती, ठीक। तो ऐसा व्यक्ति या पुलिस अधिकारी उस कमरे में प्रवेश करने से पूर्व उस स्त्री को सूचना देगा कि वह वहाँ से हट जाने के लिए स्वतंत्र है और हट जाने के लिए उसके प्रत्येक उचित सुविधा देगा, और तब कमरे को तोड़कर खोल सकता है और उसमें प्रवेश कर सकता है। तो प्रोविजो समझ आ गया सैयदा सदक जी? जी सर, बिल्कुल आ गया सर। भाई अगर वो स्त्री वो है जिसे अरेस्ट करना है, फिर तो उसे कोई नोटिस देने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको अरेस्ट ही करना है। यहाँ लिखा हुआ है कि गिरफ्तारी किए जाने वाले व्यक्ति से वो भिन्न है स्त्री, तब ये प्रोविज़ो काम करता है। और इसमें ये कहा गया है कि उसको नोटिस दिया जाएगा कि देखिए बहन जी, मोहतरमा, जो भी जैसे भी पुकारा जाए कि आप कृपया यहाँ से हट जाइए, यहाँ पुलिस एंटर करने वाली है सर्चिंग के लिए, और आपको कोई अपनी आवश्यकता की कोई वस्तु है उसे भी आप ले सकती हैं यहाँ से, ठीक है, क्लियर है। और जो 47 का तीसरा पार्ट है वो कह रहा है एनी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन ऑथराइज्ड टू मेक एन अरेस्ट मे ब्रेक ओपन एनी आउटर और इनर डोर और विंडो ऑफ एनी हाउस और प्लेस इन ऑर्डर टू लिबरेट हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन हु हैविंग लॉफुली एंटर्ड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग एन अरेस्ट इज डिटेन्ड देयरिन। और वो कह रहा कि कोई पुलिस अधिकारी या गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत अन्य व्यक्ति किसी गृह या स्थान का कोई बाहरी या भीतरी द्वार या खिड़की अपने को या किसी अन्य व्यक्ति को जो गिरफ्तार करने के प्रयोजन से विधिपूर्वक प्रवेश करने के पश्चात वहाँ निरुद्ध है, मुक्त करने के लिए तोड़कर खोल सकता है। तो 43 क्या कह रहा है? 43 ये कह रहा है कि सपोज कीजिए पुलिस एंटर तो कर गई किसी निवास स्थान में, किसी घर में, और पता लगा कि जहाँ से एंटर किया था वहाँ से किसी ने बाहर से उन्हें अंदर बंद कर दिया। तो ये जो नंबर 3 बात कर रहा है, ये ऐसे स्थान से एग्जिट करने के लिए भी कोई दरवाज़ा खिड़की तोड़ने की अनुमति पुलिस को दे रहा है। एंटर करने के लिए आप तोड़ ही सकते हैं, वहाँ से आपको अगर एग्जिट करना है तो एग्जिट करने की अवस्था में भी आप वहाँ से ब्रेक करके निकल सकते हैं। ये 47 का पार्ट 3 कह रहा है जी। तो भाई 47 आपको समझ आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जी, आपकी नेक्स्ट क्लास का समय हो चुका है। मैं आज की क्लास को यहीं विराम देता हूँ। अगली धाराओं को हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, और आज की क्लास को मैं यहीं विराम देता हूँ। आप सभी को गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।